पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि राष्ट्रपति मुर्मू पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। साहब बोले उन्होंने देश की सेना और अर्थव्यवस्था मजबूत की। हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा। चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता करके दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में 3 फेज और हरियाणा में सिंगल फेज में होगा चुनाव। कोलकाता रेप मर्डर केस, पूर्व प्रिंसिपल सीबीआई हिरासत में, परिवार को इंटर्न डॉक्टरों का पर भी शक है। केंद्र बोला हेल्थ वर्कर्स पर हमला तो 6 घंटे में एफआईआर। कोलकाता में रेप मर्डर केस का मामला। देश भर में घटना के विरोध प्रदर्शन जारी। आईएमए ने कल भी चिकित्सा सेवाएं बंद रखने का किया ऐलान। इसरो की ईओएस 8 सैटेलाइट लॉन्चिंग सफल। सबसे छोटे रॉकेट SSLV से भेजा गया 1 साल का यह मिशन आपदा का देगा अलर्ट। और उदयपुर में 2 छात्रों के झगड़े के बाद बवाल, कई जगह हिंसा, गाड़ियां जलाई गई। मॉल में तोड़फोड़, पथराव, धारा 163 लागू। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने कोलकाता कांड को लेकर चेतावनी दी है कि आने वाले समय में ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। अगर डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से कोई ठोस और कड़े कदम नहीं उठे तो सभी सेवाएं बंद कर देंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक हिंसा को लेकर लगातार कोलकाता हिंसा को लेकर लगातार डॉक्टर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। ओपीडी सेवाओं की बात करें तो या लैब की बात करें तो सभी बंद हैं। वहीं डॉक्टर अभी भी दोषियों को फांसी की सजा के लिए मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच के द्वारा कड़े कदम उठाने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं और महिलाओं के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, ये बात लगातार कही जा रही है। सरकार कोई भी सुरक्षा की सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकारों की, मगर न तो केंद्र सरकार और न ही ममता बनर्जी की सरकार कड़े कदम उठा रही है। डॉक्टरों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। यही आलम रहा तो इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। को हाई कोर्ट की जो फटकार लगी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, उसके बाद में केस सीबीआई को सौंपा जा चुका है, परंतु एविडेंस को टेम्पर करने की बेहूदी मंशा की वजह से जो 14 अगस्त को रात को जो रिक्लेम दी प्रोटेस्ट वाली जो मार्च हुई थी, उसमें जिस तरह से गुंडों ने ये किया हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर कुमारी अर्चना है, सीनियर रेसिडेंट न्यूरोलॉजी RML हॉस्पिटल। आज हमारा 5th डे ऑफ प्रोटेस्ट है और ये हमें बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है कि लगातार 5 दिनों से हम अनवरत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई मांग नहीं सुन रही है। ना तो वेस्ट बंगाल सरकार सुन रही है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही है, क्योंकि जो भी हमारी मांग पूरी हुई है अभी तक, सीबीआई वाली जो मांग है वो भी हाई कोर्ट नहीं दिया है, और जो मतलब प्रिंसिपल को परमानेंटली जो बर्खास्त करना था वो भी हाई कोर्ट नहीं है ऐसा जारी किया, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया था। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत बघेल है। अभी प्लान ये है कि आज के दिन मतलब निर्माण भवन जो है वहाँ पर हम लोग सब जा रहे हैं, वहाँ पर धरना दिया जाएगा। वहाँ पर जो भी मार्च का आगे नेक्स्ट प्लान RDA बताएंगे, हमारे जो भी होगा वो आप लोग मीडिया को बता दिया जाएगा। और फिलहाल में ये आक्रोश आपको इसलिए और ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि 15 अगस्त के 2 बजे जो वहाँ पर लगभग मोर देन 3000 लोगों ने वहाँ पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर साथी हैं उन पर अटैक किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की अगुवाई में नारी शक्ति मार्च दिल्ली में निकाला गया। आपको बता दें, मार्च का आयोजन दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक आयोजित किया गया। नारी शक्ति ने इस मार्च को बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ निकाला। नारी शक्ति मार्च की महिलाओं ने मांग की है कि बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद किया जाए। साथ ही मोदी सरकार से बांग्लादेश की सरकार से वार्ता करके समाधान निकालने की भी मांग की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, और हिंदुओं में भी जो वहाँ पे दलित समाज है जो 90% है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है, बहनों बेटियों के साथ जो व्यभिचार हो रहा है, उसके लिए हम अपनी संवेदना दिखाना चाहते हैं। हम उनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। ये नारी शक्ति शांति मार्च रहा, किंतु उस मौन से हम ये दिखाना चाहते हैं
कि बेशक हम मौन हैं पर हमारी भावनाएं उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस चीज़ को देखे और इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं। सड़कों पर निकल कर आती हैं, संगठित होकर आती हैं, तो यह एक संकल्प को दर्शाता है जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ, अन्य अल्पसंख्यकों के साथ, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, जो उनके साथ दुराचार, कुकृत्य, अनाचार हो रहा है, ये असहनीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आखिर कब तक और कब तक हिंदू एज माइनॉरिटी सॉफ्ट टारगेट रहेंगे? और बांग्लादेश से हम बिल्कुल हमारे भाई बहन पलायन नहीं करेंगे। वह स्थान उनका था, है और रहेगा, और बांग्लादेश सरकार को यह व्यवस्था करनी होगी। बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति इतनी भयावह है, उनमें भी दलित महिलाओं के साथ जो वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, मैं उस संदर्भ में कहना चाहूँगी। वहाँ अगर इन नग्न आंखों से आप उन दलित महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देख लें तो आंखों से आंसू टपकने बंद हो जाएंगे, खून टपकने लगेगा। आपने देखा होगा कि कश्मीर में किस प्रकार के नारे लगाए गए थे, वहां पर क्या स्थिति थी। उन्होंने कहा था गालिब, गालिब और चालिब। क्या अर्थ है इसका? वो कहते हैं धर्म परिवर्तन कर लो, कन्वर्ट हो जाओ, डाई, मर जाओ, और लीव, भाग जाओ। क्या अर्थ है इसका? वो क्यों करना चाहते हैं ये सब? बांग्लादेश में उसी मानसिक स्थिति को आधार बनाकर उन्होंने आज ये हिंसा का माहौल खड़ा कर दिया है। कि खासकर महिलाओं से जिससे हम बात कर रहे थे, ध्यान में आया था कुछ करना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। रोज़ हम न्यूज़ देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, क्या हाल हो रहा है बांग्लादेश में और क्यों हो रहा है। स्टूडेंट मूवमेंट थी, पॉलिटिकल मूवमेंट थी, सडनली वो रिलीजियस इंटॉलरेंस कैसे हो गई, वो भी हिंदुओं पे, माइनॉरिटी पे हमले कैसे शुरू हो गए। सबको ध्यान आया कि पाकिस्तान में तो 1% रह गए, अफगानिस्तान से ख़त्म हो गए हैं हिंदू और सिख, बांग्लादेश में 30% के 8% रह गए। हमें उनके लिए खड़े होना चाहिए। तो इसलिए आज यहाँ हज़ारों की संख्या में महिलाएं आई, एम्बेसडर्स थी, यहाँ पे प्रोफेसर्स थे, यहाँ लॉयर्स थी, यहाँ हर तबके से महिलाएं आई हैं, और ये कहने के लिए कि बांग्लादेश की महिलाओं के साथ हम खड़े। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। 5 सितंबर को होंगे विधानसभा चुनाव के नामांकन। 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने प्रेस को वार्ता करके जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। 4 अक्टूबर को दोनों विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है। 5 सितंबर को होंगे विधानसभा चुनाव के नामांकन। अब बात अगली खबर की करेंगे। हरियाणा से अगली खबर, आयोग ने की है विधानसभा चुनाव की घोषणा पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। बोले, चुनाव के लिए अच्छा मौसम है, बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाएगी। तो हरियाणा से खबर, आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा की। इस बीच पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा यह मौसम जो है वो चुनाव के लिए अच्छा है और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार एक बार फिर से बनाएगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। रोज इंतजार हो रही थी, वो इंतजार खत्म हो गई। आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया और 1 अक्टूबर का ऐलान किया है। बहुत अच्छा मौसम होता है उस वक्त चुनाव लड़ने का भी मजा आता है और जो मतदाता भी अच्छी संख्या में बाहर निकलते हैं। मतदान भी अच्छा होता है और जब मतदान अच्छा होता है तो मार्जिन भी अच्छा निकलता है। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा लोगों को तैयार किया जाता है। हमारे कार्यकर्ता कभी भी बैरकों में नहीं जाते हैं, ये हमेशा फील्ड में रहते हैं, पूरी तरह से तैयार रहते हैं और बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। बहुत अच्छे मार्जिन से हमारी सरकार बनेगी।
अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 62 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और वन विभाग फरीदाबाद के संयुक्त अभियान में पौधारोपण किया। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पूरे हरियाणा में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। फरीदाबाद में भी 2.5 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कड़ी सेक्टर में 62 में पौधे लगाए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सेक्टर 62 सहित पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्क और मूलभूत सुविधाओं गली और सड़क आदि के कार्य लगातार जारी। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर सिरसा के आलनाबाद से है, जहां उपमंडल कार्यालय तहसीलदार शुभम शर्मा ने समाधान दिवस में समाधान शिविर में आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्परता से समस्याओं के निवारण के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, शुक्रवार को समाधान शिविर में तहसीलदार शुभम शर्मा ने बताया कि अब तक 500 से अधिक परिवेदनाएं लोगों की सुनी जा चुकी हैं, जिनमें से 400 से अधिक समस्याओं का निस्तारण करवाया जा चुका है। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे। तहसीलदार शुभम शर्मा ने बताया कि समाधान शिविर का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित और उचित समाधान करना है। सरकार ने जब शुरू किया है तो इसमें 9 से 10 प्रकार की जो मेन समस्याएं लोगों को आती हैं, जैसे फैमिली आईडी होगी, वोटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, एमसी की, वीडियो ब्लॉक की कोई समस्याएं हैं, या पंचायत विभाग की, वो जो भी समस्याएं हैं वो लेकर लोग यहाँ आते हैं और उनका तुरंत प्रभाव से निपटान किया जाता है। क्या क्या काफ़ी समस्याओं का निपटान हुआ है सर समाधान से? बिल्कुल, हमारे पास अभी तक 500-700 से लगभग आ चुकी है समस्याएं और उसमें से लगभग 90% का हमने निपटान करवा दिया। 10% भी अभी अंडर वर्क है, वो भी जल्दी से जल्दी हो पाएगा तो निपटान करवा दिया जाएगा। इसकी बड़ी समस्या लेकर आए हैं सर परिवादी, जिनका समाधान होना थोड़ा मुश्किल हो या नहीं हो पाया हो? नहीं, ज़्यादातर तो लोगों की अपनी पर्सनल मतलब लोगों की समस्या होती है। कई बार सामाजिक भी जैसे बड़े लेवल की भी आ जाती हैं, तो वो अगर इस स्तर पे हमारे पास समाधान करना संभव नहीं होता तो उसको उच्च अधिकारियों तक भिजवा दिया जाता है। रोजाना समाधान शिविर चलता है सर? जी, ये हर वर्किंग डे पे 10 से 12 के टाइम पे चलता है। खबरों करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला के GRSD स्कूल में अंबाला उपायुक्त पार्थ गुप्ता और GRSD स्कूल के महासचिव रितेश गोयल ने पौधारोपण किया और बच्चों को पौधे वितरित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज अंबाला के GRSD स्कूल में अंबाला उपायुक्त पार्थ गुप्ता और GRSD स्कूल के महासचिव रितेश गोयल ने पौधारोपण किया और बच्चों को पौधे वितरण किए। के तहत हम सब आपके बीच में हैं और एक पेड़ मां के नाम, जिसकी शुरुआत आज हमारे डीसी श्री पार्थ गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पे की गई। आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब ने भी एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर अपने घर में या अपने आंगन में या कहीं पार्क में जहाँ पे भी आपको जगह मिलती है वो लगाना है। और उसको लगाना ही नहीं है और पीछे उसकी देखभाल भी करनी है, उसको बड़ा भी करना है। हम पिछले भी बहुत से सालों से पेड़ लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो शुरुआत हुई है वो एक पेड़ माँ के नाम, उसकी कोई वजह है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपनी माँ के साथ बहुत प्रेम था। देखिए, एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम जो है पूरे देश प्रदेश में चलाया जा रहा है आज के दिन, और इसके अंतर्गत हरियाणा प्रदेश में 51 लाख जो है पौधे लगाए जाएंगे और हमारे अम्बाला जिले में जो है 2,75,000 से ज़्यादा पौधे जो है लगाए जाएंगे। और मैं सभी मीडिया के साथियों के द्वारा ये अनुरोध करना चाहूँगा अम्बाला वासियों से कि वो पर्यावरण और पेड़ की अहमियत को समझे कि किस तरह पर्यावरण और पेड़ जो है हमें जीवन जो है देते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवघर से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। आपको बता दें, सोनार
ठाड़ी थाना क्षेत्र के डोंडिया पंचायत के डोंडिया गांव में एक साथ 3 बच्चों का शव तालाब में मिला है। अब यह हादसा है या फिर हत्या, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। इधर घटना के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 3 बच्चे वासुदेव यादव और हरिकिशोर यादव नाम के शख्स के परिवार के बच्चे हैं। इधर पीड़ित परिवार ने अपने रिश्तेदार पर इन बच्चों की हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि पिछले दिनों उनके रिश्तेदार विनोद, रितलाला, मनोज नवल और शंभू ने धमकी दी थी। साथ ही कहा था कि वो उनके परिवार के सभी सदस्यों को खत्म कर देगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन को लेकर सालाना करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है। सरकार बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के दावे करती है, लेकिन सरैयाहाट प्रखंड से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वह उन दावों की पोल खोल रही हैं। आपको बता दें, प्रखंड के कदिया गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मेनू को दरकिनार कर भोजन परोसा जा रहा है। विद्यालय के बच्चों को न तो फल दिया जा रहा है और न ही हरी सब्जी। इस विद्यालय के बच्चों ने शिक्षक के सामने यहाँ की सच्चाई को जब बयां किया तो शिक्षक मुँह छिपाते नजर आए। प्रखंड का कदिया प्राथमिक विद्यालय का ये मामला है। अभी उपस्थिति कितना है? 60। ये कौन सी जगह है? क्या बोला? ये जगह कौन सी है? कौन सी विद्यालय कदिया। आप टीचर, कितने टीचर है इसमें? एक टीचर है। आपका नाम? आनंद किशोर। रुक करेंगे अगली खबर का। कांकेर से अहम खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन हुआ। नया बस स्टैंड में गौ सत्याग्रह करके प्रदर्शन किया गया है। आए दिन आवारा पशुओं के चलते हो रही हैं दुर्घटनाओं के लोग लगातार शिकार हो रहे हैं। कांग्रेसियों ने लगाया भाजपा पर आरोप, कहा गौ माता के नाम पर वोट बैंक के राजनीतिक आरोप कांग्रेसियों के द्वारा लगाए गए। कांग्रेस की योजना को बीजेपी ने बंद कर दिया है। गोठना योजना को बीजेपी ने बंद कर दिया। कलेक्ट्रेट जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक छात्र, आपको बता दें, छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। देशव्यापी आक्रोश के बीच कांकेर मेडिकल कॉलेज और कोमल देव अस्पताल में भी जूनियर डॉक्टर इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आए। आपको बता दें, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते नजर आए। पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों में खास आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं महिला सुरक्षा और मेडिकल सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के साथ ही जिला अस्पताल, सीसीटीवी कैमरा, पुलिस चौकी, सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती जैसे 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हमेशा से कई वर्षों से डॉक्टर और नर्सों के साथ हिंसा होते आ रही है। हम कई बार विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम सेवा भावना से कई बार चुप हो जाते हैं। ओपीडी बंद करते हैं, इमरजेंसी चालू रहती है। आज भी वैसा ही है, लेकिन अभी की जो घटना है वो सभी को स्तब्ध कर देता है। इससे बुरा क्या हो सकता है? एक महिला डॉक्टर जो 36 घंटे से ड्यूटी कर रही है, उसके साथ उसी अस्पताल में रेप हो जाता है, फिर मर्डर हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा ये मुद्दा है कि इंसाफ चाहिए, कड़ी से कड़ी जाँच हो और दोषियों की पहचान हो। एक नहीं, कई दोषी भी हो सकते हैं और सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दूसरा चीज़ है कि हमको मेडिकल एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, रूल चाहिए जिसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और नॉन अवेलेबल हो। तीसरी चीज़ है कि हर अस्पताल में सुरक्षाकर्मी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, पुलिस चौकी हो, प्रशिक्षित गार्ड हो और सीसीटीवी फुटेज हो। और इसके अलावा ही हमारे कांकेर की मांग है कि इससे पहले हमारे कांकेर में भी एक मेरे साथ भी अलबेलापारा में घटना हो चुकी है। पहले भी हम एसपी को दे चुके थे। उस टाइम भी हमें आश्वासन दिया गया था कि हमको पुलिस चौकी मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है हमको। तो हमारे यहाँ व्यवस्थित अस्पताल भी नहीं है। ड्यूटी रूम में हमारे पास सुरक्षा गार्ड भी नहीं है, ड्यूटी रूम में वॉशरूम नहीं है। हमारी महिला डॉक्टर को रात को बाहर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है, हमारे पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ना ही अस्पताल
व्यवस्थित है। असुरक्षित इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही हम लोगों को। अस्पताल में भी कोई मतलब ऐसे कोई कर्मचारी नहीं है या पुलिस प्रोटेक्शन हम लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा रही है यहाँ पे। तो एक तो जो वहाँ पे कोलकाता में हुआ आरजेकर मेडिकल कॉलेज में, तो हम उससे काफ़ी डर गए हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डर गए हैं कि मतलब आगे जाके वो डॉक्टर बनने से भी डरेंगे कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं सब, कि कैसे होगा आगे जाके अगर यही हाल रहा तो हम चाहते हैं कि हम सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें एक बार फिर ताजमहल या तेजो महल का विवाद गर्मा गया है। लघुवाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में शुक्रवार को योगी यूथ ब्रिगेड के बाद सावन माह में तेजो महल में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग पर सुनवाई हुई, जिसमें प्रतिवाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल के अधिवक्ता विवेक कुमार की अदालत में पेश हुए। उन्होंने नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा, जिस पर न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त मुकर्रर कर दी है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जनपद आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। जिले में करीब 11:30 बजे कल मुख्यमंत्री का उड़न खटोला उतरेगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री देव इंद्रावती महाविद्यालय परिसर में जनपद स्तरीय रोजगार और ऋण मेले का शुभारंभ करेंगे। मेले में 21,000 से अधिक रिक्तियों के साथ 46 से अधिक कंपनियां बृहद रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रही हैं। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जनपद स्तरीय रोजगार मेले में इच्छुक युवक युवतियां अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कर अपने बायोडाटा और शैक्षिक दस्तावेजों के साथ लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार मजिस्ट्रेट नोडल की तैनाती करते हुए समस्त स्टॉलों पर कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में हुई बीजेपी की हार के बाद अब कटहरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं। कटहरी सीट के उपचुनाव की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री योगी ने ली है। बीते समय अगस्त को मुख्यमंत्री अकबरपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट में विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ ही सर्किट हाउस में 3 दर्जन से अधिक बीजेपी नेताओं के साथ कटहरी उपचुनाव को लेकर समीक्षा की थी। इसी मैदान में आपको बता दें, इसी बैठक में उन्होंने कहा था कि जल्द ही वापस आएंगे। 17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सीधे कटहरी मैदान में उतरेंगे। सुबह करीब 11:30 बजे उनका उड़न खटोला इस मैदान में उतरेगा। देख रहे न्यूज़, मैं हूं आपके साथ अमन सिंह। अंबेडकर नगर कटहरी ब्लॉक क्षेत्र के देव इंद्रावती महाविद्यालय में कल सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ करीब 11 साढ़े 11 बजे यहां पहुंचेंगे। उसके बाद वह इस जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मंच पे आप देख सकते हैं, यही योगी आदित्यनाथ जो है विराजमान होंगे, यहीं से जो है उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम है ऋण मेले और बृहद रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी सरकार की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। माहौल पूरा गर्म हो चुका है। यूपी 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पूरे भाजपा सरकार पूरी चुनावी मोड में आ चुकी है। उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ जनसभा कर रहे हैं, वह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अभी बीते 7 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद अम्बेडकर नगर में आगमन हुआ था। अब 10 दिन बाद फिर योगी आदित्यनाथ का आना यह जो है साबित करता है कि इस कटहरी विधानसभा सीट के लिए योगी आदित्यनाथ पूर्ण रूप से जो है तैयारियों में लगे हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सबसे अहम और खास बात कि हालांकि योगी आदित्यनाथ का यूपी में 10 सीटों पर सभी सीटों पर उनकी जो है नज़र रहेगी, लेकिन इन 2 सीटों पर, एक मिल्कीपुर विधानसभा, एक कटहरी विधानसभा, इस पर उनकी खास तौर से जो है नज़र रहेगी, क्योंकि इस सीट को कैबिनेट की बैठक में इन्होंने अपने जिम्मा इनकी पीड़ा उठा रखी है। के न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट अमन सिंह। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अब हिंदू संगठनों के साथ अब संत समाज भी उतर गया है। हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों और संत समाज के बैनर तले हजारों लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए और वहां से जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को जल्द रोके जाने की मांग की। जुना अखाड़े से इसका जो कार्यक्रम हुआ है, जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों बहनों पे मंदिरों पे अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं,
उसके विरोध में भारत सरकार को एक ज्ञापन यहाँ जिलाधिकारी को दिया जाएगा कि बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगे, उस पर सख्त कार्रवाई हो और सख्त शब्दों में भारत सरकार जो वहाँ पर जवाब दे बांग्लादेश सरकार को कि इस पर निरंतर हो। जो वहाँ पर हमारे भाइयों बहनों पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस पर जल्द से जल्द रोक लगे और उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो है। उसी के उसमें आज ये कार्यक्रम हुआ है बिजनौर के अंदर। ये देखिए संत और हिंदू पूरे समाज का कार्यक्रम है, पूरा हिंदू समाज है इसमें और सभी जितने हिंदू संगठन है सभी का समर्थन है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेट्रो सिटी में शुमार कानपुर शहर में मेट्रो के 3 फेज के तहत अंडरग्राउंड कार्य किया जा रहा है। फूलबाग चौराहे से मेट्रो के अंडरग्राउंड कार्य की शुरुआत की गई है। अंडरग्राउंड कार्य नरोना चौराहा हरवंश मोहाल से होते हुए घंटाघर को मेट्रो लाइन से जोड़ता है, पर मेट्रो की रफ्तार अब धीरे धीरे सुस्त हो चुकी है क्योंकि हरवंश मोहाल के निवासी मेट्रो के निर्माण कार्य में बाधा बन गए हैं। हरवंश मोहाल के लगभग 100 मकान इस मेट्रो निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मकानों में पहले दरारें आई, उसके बाद कुछ मकान भरभरा कर जमीन में मिल गए। बेघर और आक्रोशित हुए इलाकाई लोगों में पार्षद और विधायक के साथ मिलकर मेट्रो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीड़ितों ने महापौर से गुहार लगाई है कि जिस पर महापौर प्रमिला पांडे मौके पर स्थिति का जायजा लेने पहुंची। महापौर ने मेट्रो का काम रुकवाते हुए निवासियों को आश्वासन दिया कि IIT की टीम स्थल का निरीक्षण करेगी। जर्जर मकानों को चिन्हित कर नगर निगम द्वारा ध्वस्तीकरण किया जाएगा। साथ ही चीफ को निर्देश दिए गए हैं कि मकान की मरम्मत कराई जाए, साथ ही बेघर हुए लोगों को उनके दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाए। बासोटा 74 और 73 ये हमारे दोनों मकान हैं और ये जो मकान है गिरा हुआ है उसी के बगल में मेरे मकान है। जिस दिन ये मकान में हमारे मकानों में दरारें आ गई हैं और बहुत डैमेज हो गए हैं ये मकान, तो हम लोग आज 3 महीने पूरा हो गया, चौथा महीना चल रहा है। जब फर्स्ट लाइन इनकी निकली थी और उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई, जब सेकंड लाइन निकली तो हमारे मकान में डैमेजपन और लाइनें सब दरका ऊपर से दिखाई पड़ने लगा। हम लोगों ने बहुत इन लोगों से रिक्वेस्ट की सबकी, आप किसी तरीके से हम लोगों के मकान की सुरक्षा की वो जाँच करवा दो। वो जो जाँच होती है कि मतलब एक मालूम पड़ेगा डेंजर है नहीं डेंजर है, क्योंकि हमारी कम से कम 25 लोगों की बहुत बड़ी हमारी फैमिली है। पूरी फैमिली हमारी मकान 5-4 मंजिल में रहती है, लेकिन इनके अधिकारियों ने कुछ भी नहीं हम लोगों की सुनी। और 3 महीने पूरे हो गए, हमारे वो बोरिंग इन्होंने निकाली, उससे हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। पानी आने की बहुत गंदी व्यवस्था है, पानी 4-4 दिन हम लोगों का नहीं आता है। क्या दिशा निर्देश? बेटा वो जो देखा अब जो देखा उसको मैं बयान नहीं कर सकती। उसके लिए मैंने अपने चीफ से बोला है कि कानपुर IIT से सारे मकानों को देख लें कौन जर्जर है कौन नहीं। अगर सब 100 मकान जर्जर है तो पहले इसको मैं बता दूं कि इसमें जितने लोग रहते थे इनको मैं कहाँ ले जाऊं, कैसे करूं, ये सब व्यवस्था करके ही कोई काम हो। जनता हमारा एक पैसे की विरोध नहीं कर रही कि विकास न हो, लेकिन जनता ये भी चाहती है ना कि हमारा जो अधिकार है वो पहले हो, उसके बाद कोई विकास हो। कानपुर शहर में मेट्रो का अंडरग्राउंड जो कार्य है वो किया जा रहा है। हरबंश मोहाल में कुछ ऐसे मकान हैं जो इस मेट्रो कार्य के निर्माण में बाधक बने हुए थे और ये जर्जर होकर मकान जो है गिर चुके हैं। मैं आपको दिखा दूं हरबंश मोहाल के जो कुछ मकान हैं उनकी ये स्थिति है। अंडरग्राउंड मेट्रो का काम चल रहा है और उसके ऊपर जिस तरीके से ये मकान है, लगभग 100 ऐसे मकान हैं जहाँ पर दरारें आ चुकी हैं, जो इस अंडरग्राउंड पार्किंग जो कार्य चल रहा है उसके ऊपर बने हुए हैं और इस तरीके से जर्जर ये मकान जो है वो अब लगातार गिरते जा रहे हैं। उनसे जान लेते हैं, मैम क्या निर्माण हो रहा था, किस तरीके से आपके साथ ये घटना हुई है? ये मेट्रो का निर्माण हो रहा था, तो हम जब मेट्रो आई गई हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। इन लोगों ने हमको 10 दिन के लिए निकाला, फिर 3 दिन के लिए निकाला, हम लोग अपने इस तरह के यहाँ शिफ्ट हो गए। उसके बाद में इन्होंने 11 तारीख को ट्रायल किया। ट्रायल करने में 20 फुट गहरा गड्ढा होगा जिसमें हमारे मकान का एक लड़का नीचे चला गया, उसको पकड़ के नीचे निकाला गया। फिर मेट्रो को जानकारी दी गई, तब वो लोग यहाँ पर आए।
ट्रक उन्होंने यहाँ पे मलबा डाल दिया। डालने के बाद में डालते गए जितनी धीरे करके पूरी बिल्डिंग कल के ये पूरी ही धंस गई। कल में इन लोगों ने हमको एक चीज निकालने का मौका नहीं दिया कि हम लोग कुछ भी निकाल लेते। सारा सामान हम लोग का जमी दोष हो गया। हम लोग किराएदार हैं, अब मकान मालिक बनने नहीं देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये कौन सा क्षेत्र और कितने मकान हैं जो इसकी चपेट में आ गए हैं? इसकी चपेट में इन्होंने तो अभी पूरा हरवंश महल बता दिया है कि इसकी पूरी चपेट में जर्जर बता दिया, कुआं बताए दे रहे हैं। अब ये लोग मतलब सब कुछ करने के तैयार है, कुआं जर्जर सब कुछ कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया था। ये था कि सही है, सब मेट्रो से सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, विधायक आए हैं, महापौर आए हैं, क्या आश्वासन दिया और क्या चाहती हैं आपको किस तरीके से न्याय मिले? हम विधायक आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि चलो हमारी IIT से टीम आ रही, सर्वे करेगी, ये करेगी। चलो वो करके चले जाएंगे, मगर हम ये किराएदार और मकान मालिक के बीच की बात है। मेट्रो की वजह से हमारा ये घर गिरा है। यहाँ पर रहते थे, वो विरोध नहीं कर रहे हैं मेट्रो के कार्यों का, लेकिन बस उनको न्याय चाहिए क्योंकि उनके जो मकान ध्वस्त हो चुके हैं, उनको जो सुविधाएं चाहिए थी वो अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको मकान के साथ साथ वो सुविधाएं दी जाए ताकि उनके बच्चे स्कूल जा सके और उनका जो जीवन है वो सुचारू रूप से चल सके। के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीतापुर के रतनगंज स्थित शारदा नदी पर बने घाट से कांवड़ियों का विशाल जत्था हिंदू हृदय सम्राट संत श्री त्यागी जी महाराज के सानिध्य में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुआ। आपको बताते चलें कि सावन माह का ये अंतिम कांवड़ियों का विशाल जत्था हिंदू हृदय सम्राट संत श्री त्यागी जी महाराज के सानिध्य में छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुआ। आज रात 12 बजे से शिव भक्तों ने जनपद के रतनगंज स्थित कल रात 12 बजे से शारदा नदी पर बने घाट पर अपनी कांवड़ों में जल भरा। उसके बाद गाजेबाजी के साथ छोटी काशी के लिए रवाना हुए। कांवड़िए डीजे, ब्रास बैंड व भगवान की झांकियों के साथ नाचते गाते हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ियों का गांजर चौराहे पर GIC कॉलेज के प्रबंधक विजय वर्मा द्वारा संत श्री त्यागी जी महाराज को माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद कांवड़ियों को वेहटा स्थित चीनी मिल पर भंडारा आयोजित कराकर जलपान कराया गया। कांवड़ियों का यह सावन माह का अंतिम जत्था तंबौर लहरपुर मार्ग होते हुए पहले पांडव खेमकर्ण इंटर कॉलेज पहुंचकर रात्रि विश्राम हुआ। उसके बाद आपको बता दें विश्राम करेंगे। उसके बाद रविवार को लखीमपुर के फरदान में शिव भक्त रात्रि विश्राम करेंगे। सोमवार की सुबह सभी शिव भक्त छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपने अपने निजी वाहनों से घर लौटेंगे। जो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही इसकी जो शुरुआत हुई लगभग 18 साल पहले श्री श्री 1008 श्री त्यागी जी महाराज के सानिध्य में ग्राम सैनापुर से रतनगंज शिव मंदिर से जल भरने के बाद ये यात्रा प्रारंभ हुई। जो छोटा सा वृक्ष उस समय हमारे महान पुरुष त्यागी बाबा ने लगाया था उसका आज 18वां वर्ष है और हम लोग केवल हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, हिंदुत्व में जो जातिवाद है इसको समाप्त करने के लिए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए छोटी काशी गोला तक रतनगंज शिव मंदिर से यात्रा करते हैं। ये बता दीजिए कि रतनगंज से गोला की दूरी कितनी है और कितने पड़ाव हो करके ये यात्रा पहुंचेगी? रतनगंज से गोला लगभग 115 किलोमीटर की दूरी है। हमारा प्रथम पड़ाव खेमकर्ण इंटर कॉलेज लहरपुर में, दूसरा पड़ाव फरदान में और तीसरा पड़ाव हमारा कृषक PG कॉलेज गोला में होता है। उसके बढ़ेगा अगली खबर की ओर। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव की पत्नी भाजपा नेता अपर्णा यादव शुक्रवार को वृंदावन पहुंची। सर्वप्रथम अपर्णा ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर सेवायत गोस्वामी के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पूजा अर्चना की। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। अपर्णा ने कहा कि सनातन संस्कृति और भारतीय परंपरा और सभ्यता को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं डालेंगे, तब तक घटनाएं जो हैं वो रुकेंगी नहीं। इसलिए हमें बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए, भगवान के प्रति आस्था से जुड़ना होगा। इसके अलावा अपर्णा ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। इस दौरान सेवायत गोस्वामियों ने उन्हें ठाकुर जी की प्रसादी व अंग वस्त्र भेंट किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अपर्णा यादव का पटुका व मालार्पण कर स्वागत किया गया।
शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सरकारी स्कूल पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। इसी के चलते अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने को मोहताज हैं। प्राइवेट स्कूल संचालक इसी का फायदा उठाते हुए मनमाफिक पैसे वसूलते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है कानपुर के डिप्टी पड़ाव में स्थित परिषदीय कन्या प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ बच्चों के बैठने तक की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से छात्र जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। इस स्कूल का हाल इतना बेहाल है कि टॉयलेट भी दुरुस्त नहीं है। टॉयलेट में गंदगी का अंबार है, नलों की टोटियां खुली पड़ी हैं। साफ सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। छात्रों की समस्याओं की जानकारी मिलने पर के न्यूज़ इंडिया की टीम ने स्कूल में जाकर पड़ताल की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। स्कूल प्रिंसिपल शहनवाज से इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी से छात्र सभा नेता ने स्कूल की पूरी पोल खोल कर रख दी। आज मैं यहाँ चमनगंज आया हूँ। कन्या प्राथमिक विद्यालय है अनवरगंज में प्रथम। यहाँ पे मैं एक हफ्ते पहले टॉयलेट करने के लिए आया था, तो मैंने देखा एक हफ्ते पहले सीवर के ऊपर तक के गंदगी भरी हुई है, जाला लगा हुआ है, नल खोला गया तो नल में भी पानी नहीं। उसके बाद देखा कि बच्चों को कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जा रही जो मतलब ठीक हो। ड्रेस तक के नहीं है, ज़मीन में बैठे हुए हैं, टेबल तक के नहीं पड़ी है, आप ये समझ लीजिए। उसके बावजूद कुछ भी जो है और प्रदेश सरकार सिर्फ आश्वासन के देती है और वादे करती है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी क्या इसी तरीके पढ़ाई होती है? क्या इसी को जो शिक्षा का रोल दिया जा रहा है? देश के बाद में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। हल्द्वानी के काठ गोदाम शीश महल में वार्ड संख्या 1 से लेकर 10 तक की समस्याओं के निदान के लिए नगर निगम द्वारा जन समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें सांसद अजय भट्ट, विधायक वंशीधर भगत और जिलाधिकारी वंदना सिंह सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ओरेडा सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। जन समाधान दिवस के मौके पर सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सैकड़ों समस्याएं आई, जिनका जिलाधिकारी ने मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम के सभी वार्डों में इसी प्रकार के जन समाधान दिवस लगाए जाएंगे। नगर निगम से सूचना आई थी कि डीएम महोदय द्वारा एक बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पे लगाया जा रहा है। वार्ड नंबर 1 से 10 तक की समस्याएं यहाँ पे बताई जाएंगी, जिसके तहत अपने वार्ड नंबर 1 की जो समस्या थी मैंने डीएम साहिबा के सामने रखी और उन्होंने आश्वासन किया कि बहुत जल्दी उन समस्याओं का निदान किया जाएगा। विशेष तौर पे हमारे वहाँ पे वर्तमान में जो रोड में गड्ढे हो गए हैं, भारी आशंका वहाँ पे है कि आए दिन दुर्घटना का संभावना रहती है और जाम की स्थिति, वर्तमान में ऐसे कोई जाम की स्थिति है नहीं, लेकिन उन गड्ढों के कारण जाम लग रहा है। दूसरा क्या है कि हमारा वार्ड बहुत संवेदनशील है, नाले उधर है, गोला उधर है। हमारी सरकार जनता के द्वार लोगों के बीच में जाके इसका समाधान कर रहे हैं। जो एक प्रपोजल मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था हम लोगों ने, तो आज डीएम साहब खुद रहेंगी और जनप्रतिनिधि हमारे रहेंगे, जनता आएगी। तत्काल प्रभाव से जो होने वाले हैं और जिनमें बहुत देरी हो जाती है, रूटीन में हो जाना चाहिए था, होते नहीं हैं, तो तत्काल प्रभाव से वो काम होंगे। इसलिए बहुत उपयोगी ये शिविर हैं, इसमें आना भी चाहिए। 6 जगहों पर अभी और लगेंगे, ये पूरे हल्द्वानी नगर में, इसी तरह से अन्य विकास खंडों में भी लगाने का प्रयास है। हम लोगों ने ये प्लान किया है कि नगर निगम के 60 वार्डों में 10-10 वार्डों पर एक जन समाधान कैंप हम लोग लगाएंगे। तो आज पहला कैंप वार्ड नंबर 1 से 10 तक लगा है। इसमें जो लोगों की स्ट्रीट लाइट की समस्या है, सड़क है, नाली है, बिजली से संबंधित इश्यूज़ है, लोगों के राशन कार्ड के मामले, आधार कार्ड वगैरह के मामले हैं, इस तरह की शिकायतें हैं, सड़क के गड्ढे हैं, इंक्रोचमेंट हैं, तो सभी विभागों के अधिकारी यहाँ हमारे साथ उपस्थित रहे हैं। जो भी जिसकी शिकायतें आई कंसर्न डिपार्टमेंट को यही मौके पर उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने निर्देश दिए। और काफ़ी लोगों के इश्यूज़, क्योंकि कैंप विभाग में लगाया गया, अपने स्टॉल भी लगाए हुए हैं, तो काफ़ी लोगों के इश्यूज़ मौके पर सॉर्ट आउट भी हुए हैं। की ओर शिक्षा निदेशालय ननूर खेड़ा देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2024 में चयनित
सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कार्यक्रम में 400 से अधिक सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एक माह के भीतर 2900 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र वितरण करने का लक्ष्य है। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि सभी सरकारी रिक्त पदों को पारदर्शी तरीके से जल्द भरा जाए। पवन कुमार, श्रीमती प्रतिभा, गीता रानी भावना आज शिक्षा विभाग में 400 से ज़्यादा सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इसी माह हमारा लक्ष्य है कि 2900 से भी ज़्यादा सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी जाए। और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ विभिन्न विभागों में दे चुके हैं और जहाँ सरकारी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया हो रही है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति नौजवान युवाओं का उत्साह बढ़ा है, उनकी सोच भी बदली है, उनका आत्मबल भी बढ़ा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि अब उनको लगता है कि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको नियुक्ति मिलेगी। और पहले भी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो 5 साल 6 साल से लगातार भाग ले रहे थे, उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नकल माफिया हावी थे। अब कोई भी नकल माफिया हमारे राज्य के नौजवान युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। न्यायालय में लंबे समय से लंबित वादों के त्वरित निपटारे को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, जिसको लेकर सिविल जज एसडी देहरादून ने बताया कि 14 सितंबर को एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत देश भर के न्यायालयों में लंबित वादों का निपटारा किया जाएगा। इसी क्रम में देहरादून जिले के भी सभी न्यायालय, जिसमें विकासनगर, चकराता, डोईवाला और ऋषिकेश सभी में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिविल प्रकृति के वाद, चेक बाउंसिंग, मोटर दुर्घटना, प्रतिकार, फैमिली मैटर के साथ ही क्रिमिनल के समसी प्रकृति के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में दिनांक 14 सितंबर 2024 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में देहरादून के भी सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। देहरादून हेडक्वार्टर में विकासनगर, चकराता, डोईवाला, ऋषिकेश सभी जगह इन लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा और ये लोक अदालत 14 सितंबर में प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगी। इस लोक अदालत में, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामले और जो क्रिमिनल के हमारे जो शमनी प्रकृति के वाद हैं और इसके अलावा फैमिली मैटर्स जो भी हैं, पारिवारिक मामले, सेवा संबंधी मामले, ऋण मामले, इन सभी मामलों का इसमें निस्तारण किया जाएगा। वे सभी लोग जो आपसी राजीनामे से अपने मामलों का निस्तारण करवाना चाहते हैं, वे 14 सितंबर से पहले अपने अपने संबंधित न्यायालयों में अपने स्वयं के द्वारा भी अपने वादों को नियत करा सकते हैं और अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी अपने वादों को नियत करवा सकते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मानसून सत्र की तैयारी तेज कर दी है। सत्र के लिए अब 1 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। मानसून की बारिश के बीच पहाड़ी क्षेत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा सत्र में आयोजित भराड़ीसैंण में यह सत्र आयोजित करना सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। हालांकि सरकार पूरी तैयारी का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष से सत्र की अवधि को कम से कम 15 दिन तक बढ़ाने की मांग की है। विपक्ष का तर्क है कि आपदा, बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था समेत राज्य के सभी विधायकों के सवालों के जवाब लिए सरकार को सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए।
वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस विधायक सदन के भीतर सत्ता पक्ष को राज्य के तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत सड़क पर राज्य सरकार के खिलाफ उपवास पर बैठेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर गैरसैंण के मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। दरअसल हरीश रावत 21 अगस्त को गैरसैंण में उपवास पर बैठेंगे। हरीश रावत का आरोप है कि भाजपा ने गैरसैंण की अपेक्षा की है। गैरसैंण में जो विकास कार्य कांग्रेस शासनकाल में हुए, उससे आगे भाजपा ने कोई कार्य नहीं किए। हरीश रावत का कहना है कि भाजपा ने गैरसैंण का अपमान और गैरसैंण की उपेक्षा की है। वहीं हरीश रावत के इन आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत को मीडिया की सुर्खियों में बने रहना पसंद है, जबकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा भाजपा सरकार ने दिया है। वहीं यूकेडी भाजपा कांग्रेस पर गैरसैंण के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसलिए इनको सद्बुद्धि दिया है सत्ता में बैठे हुए लोगों को। 3-3.5 साल हो गए, आपने गैरसैंण में तो पिछले 8 सालों में कुछ नहीं किया। हमारी विदाई के बाद कुछ नहीं हुआ गैरसैंण में। और अब जिस राजधानी की घोषणा की गई ग्रीष्मकालीन, उस राजधानी को का कहीं आता पता गैरसैंण वालों को दिख नहीं रहा है। इसलिए इनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और उसके बाद गैरसैंण वालों के साथ राजधानी को खोजूंगा, कहाँ है ग्रीष्मकालीन राजधानी, ताकि इस सरकार को आईना दिखाया जा सके। मैंने तो पहले ये तय कर लिया था कि अब इस प्रसंग को मैं नई उम्र के, नई उमंग के नौजवानों के लिए छोड़ूंगा, लेकिन भाजपा की सरकार जिस तरीके से गैरसैंण का अपमान कर रही है, वो मुझे सहन नहीं हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा गैरसैंण के समुचित विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का भी काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ने गैरसैंण में कुछ भी काम नहीं किया है, केवल राजनीति करने की केवल उनकी योजना हमेशा वहाँ के लिए बनी है। और जिस प्रकार से आदरणीय हरीश रावत जी धरना प्रदर्शन और मौन व्रत की जो बात करते हैं, वो उनकी आदत सी हो गई है। और जब उनके पास सत्ता थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गैरसैंण के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए उनको किसी प्रकार से बोलने के बजाय मौन व्रत ही उनको रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए उनका मौन व्रत सार्थक हो सकता है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं गैरसैंण के नाम पे। भले शुरुआत वहाँ पे जो विधानसभा भवन बनाना आदि वो हरीश रावत जी ने करी, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल एक किनारे छोड़ दिया, कुछ उसके आगे नहीं बढ़ पाए वो भी। और बीजेपी तो प्योरली राजनीति करती है वहाँ के लिए। उत्तराखंड का आंदोलन तो आज भी बोलता है कि राजनीति क्यों कर रहे हो, सीधा गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर दो आप। आज स्थायी राजधानी घोषित हो जाएगा तो अपना भी सब कुछ हो जाएगा वहाँ पे। तो खाली राजनीति क्यों कर रहे हो, कर दो नहीं स्थायी राजधानी घोषित। तो उत्तराखंड का आंदोलन का अपना स्टैंड ही है। हम लोग बीच में गैरसैंण एक राउंड गए भी थे, पूरे 20 लोग गए थे हम वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे स्थायी राजधानी की तो बात करी है। शायद में हमने ये भी बोला कि भाई जो एक मत है हमारा कि 24 साल हो गए और 24 साल में जो है शहीदों को प्रॉपर स्मारक नहीं बनाया, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य, अकेला ऐसा राज्य है जहाँ 42 लोगों ने शहादत के बाद और असंख्य लोग जो आंदोलन में जो गोली से बच गए, किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, जो कि जिनकी इतने ज़्यादा हैं कि उनकी तो गिनती नहीं हो सकती। राज्य आंदोलनकारी हैं तमाम लोग। आपको बता दें कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में धामी सरकार 21 अगस्त से मॉनसून सत्र का आयोजन करने जा रही है। सरकार का दावा है कि मॉनसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं।
वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की है। वहीं विपक्ष सरकार से सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग कर रहा है। कितने प्रश्न? देखिए, तैयारी पूरी है, विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। हमारे अफसरान जा चुके हैं भराड़ीसैंण और वहां जाकर पूरी तैयारी हम लोग देख चुके हैं। वहां पर हमारे अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो पूरी तैयारी को देख रहे हैं, ताकि जो भी यहां से लोग पहुंचे वहां पर उनको सुविधा रहे, हर तरह की सुविधा मिल पाए। इसकी तैयारी हमारी पूरी है और करीबन 499 के करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं। तैयारी हमारी पूरी है क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है। जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष से तमाम उन माननीय विधायकगणों से, विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। सदन अगर जिस हिसाब से प्रश्न आए हैं, 500 के लगभग प्रश्न हैं, तो कम से कम एक हफ्ते का सत्र होना चाहिए। एक दिन में कितने सवालों का जवाब दे पाओगे आप? मुश्किल से आप देखना, जो हमने सदन देखा है 1 घंटे का समय प्रश्नकाल के लिए होता है, 3 या 4 सवालों के जवाब आप दे पाते हो। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सदन ज़्यादा दिन चले ताकि राज्य के मुद्दों में बहस हो। इस समय राज्य में आपदा का मामला बहुत बड़ा है, 2 दिन को उसी के लिए बहस के लिए चाहिए, उस मुद्दे में बहस चाहिए। और अन्य मुद्दे, बेरोजगारी है, नौजवान जगह जगह हड़ताल हो रही है, कर्मचारी हड़ताल में है, प्रदेश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, इन मुद्दों में भी चर्चा होनी चाहिए। तो हमारा तो निवेदन ये है सरकार से भी और विधानसभा अध्यक्ष जी से कि कम से कम 1 सप्ताह का सदन चलना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में 24 वर्ष बाद भी गैरसैंण के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां भाजपा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने के साथ ही अन्य कार्यों को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। हालांकि गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी अब तक क्यों नहीं बनाया गया, इस पर दोनों ही दल खामोश हैं। देखना होगा गैरसैंण पर जारी सियासत कब थमेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का